नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आए दिन मरीजों के परिवार की डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने की खबरें सामने आती हैं। अस्पतालों में किसी मरीज के ठीक ना हो पाने या उसकी बीमारी बढ़ जाने या मरीज की मौत हो जाने पर परिजन अस्पताल या डॉक्टर्स को कोसते हैं। ऐसे कई मामले हैं जिन पर अदालतों ने स्पष्ट फैसले दिए हैं कि अगर डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से मौत हुई तो उनके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन नए आपराधिक कानून के तहत इलाज में लापरवाही से मौत के लिए डॉक्टर्स दोषी नहीं होंगे। लोकसभा में बुधवार को भारतीय न्याय संहिता विधेयक में संशोधन पारित कर दिया गया। इसमें किसी डॉक्टर की लापरवाही के कारण होने वाली मौत में डॉक्टर्स को दोषी नहीं माना जाएगा। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर पार्थिव सांघवी और डॉक्टर DK गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पार्थिव, आपसे शुरुआत करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए। तो क्या ये जो अब कानून बन रहा है, इससे पूरे प्रोफेशन को एक राहत की सांस मिलेगी? हूँ आपकी चैनल को, मुझे आज 2 दिन में दूसरी बार मुझे बुलाया है आपने। जरूर ये जो कानून में संशोधन हुआ है, जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें जो संशोधन हुआ है डॉक्टर्स के लिए बहुत ही लाभदायक है और पेशेंट्स के लिए ज्यादा लाभदायक है। क्योंकि अभी बिना डरे डॉक्टर्स अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, जो कि पेशेंट के फायदे के लिए होगा। पहले प्रोसिक्यूशन के डर से हम थोड़ा भी अगर स्टैंडर्ड जो मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें से अगर आउट ऑफ बॉक्स करते हैं, यानी कि थोड़ा बदलाव करके पेशेंट की परिस्थिति के अनुसार करते थे, तो उसमें एक डर रहता था कि कई अगर जो आउटकम है यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो गया, तो हमें पेशेंट के रिलेटिव से हमेशा डर रहता था कि हमको कोर्ट में घसीट के लेके जाएंगे। लेकिन अभी ये कानून आने से बहुत ही राहत हो जाएगी, डॉक्टर्स की रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, पेशेंट के फायदे के लिए काफी रिस्क लेके ट्रीटमेंट करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे, और नई नई ट्रीटमेंट्स जो आती है हमारे साइंस में, उसको भी अप्लाई करके पेशेंट्स के आउटकम को बेहतर बनाएंगे। जी डॉक्टर गुप्ता, आपको कैसे लगता है कैसे ये पूरे मेडिकल सिस्टम में बदलाव लाएगा, और क्या आपको लगता है कि अब आप लोग और ज्यादा फ्री और फेयरलेस तरीके से काम कर पाएंगे? उनका कि उन्होंने इस तरह का अमेंडमेंट बिल पास किया। तो एक बात बताना चाहूँगा पहले, हम अगर आगे जाने से पहले, कोई भी डॉक्टर है वो MBBS में 5 से 6 साल लगाता है, 3 साल PG डिग्री करता है, 3 साल वो पोस्ट PG डिग्री क्वालिफिकेशन याद लेता है, उसका कई साल का एक्सपीरियंस होता है, उसको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सार्वजनिक करता है, जूनियर रेजिडेंसी करते हैं, तो बहुत सारे स्किल्स सेट होते हैं, उसके बेस पे नॉलेज सेट के बेस पे उसको डिग्री दी जाती है। और डॉक्टर को हम लोग भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी इंसान होता है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं। तो हम लोग, आपको पता है इस समय अगर भारतवर्ष की बात करें, जितने डॉक्टर्स चाहिए या पॉपुलेशन के हिसाब से उतने नहीं, उतने कम है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर ओवरलोडेड होते हैं। सरकारी अस्पताल में देखिए लाइन लगी होती है डॉक्टर्स की, उसके बावजूद भी एक जूनियर रेजिडेंट या सीनियर रेजिडेंट 48 घंटे 72 घंटे लगातार काम करता है। उस समय हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, एक ही इरादा होता है कि हम मरीज को एक अच्छा इलाज दे सकें, क्वालिटी ट्रीटमेंट दे सकें और उसकी जान बचा सकें इन केस ऑफ इमरजेंसी का ऐसा कुछ है। अगर डॉक्टर के पीछे एक तलवार लटकी रहेगी कि अगर आप इमरजेंसी में कोई केस कर रहे हैं, कोई सर्जरी कर रहे हैं, कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं और उसकी वजह से डेथ हो जाती है, तो आपके क्रिमिनल या नेग्लिजेंस एक्ट अगर कहीं से प्रूव होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपको एज ए क्रिमिनल घोषित किया जाएगा और ऐसे मुकदमा चला जाएगा जिसे आपने मर्डर किया हो। तो कहीं ना कहीं इससे एक डिमोटिवेशन था, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन थी डॉक्टर्स कम्युनिटी में, IMA से लेके बहुत सारे डिफरेंट एसोसिएशन के अंदर, और साथ में हम लोग के हाथ खुले हुए नहीं थे। अगर मुझे पता लगा है कि इसकी किसी को हेड इंजरी है और उसकी सर्जरी करने में मान लीजिए कुछ हेमेटोमा बन गया, ब्लीड बड़ा बन गया और उसमें सर्जरी के करने के बाद प्रोबेबिलिटी जो 10% ही है, 5% ही है, तो भी हम लोग रिस्क लेते हैं। हम लोग CPR इसलिए करते हैं, CPR करने के बाद सिर्फ 0.1% लोग बचते हैं, तभी भी हम लोग CPR फुल एफर्ट से करते हैं। इस 0.1% की वो उम्मीद के साथ या उसकी इच्छा के साथ या उसके में अपने भरसक प्रयास लगा देते हैं। तो अगर डॉक्टर को लगेगा कि सर्जरी के बाद चांसेस है कि मॉर्टेलिटी हो सकती है, और सबको पता है कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डेथ होती है, और उसके बाद उसको स्यू किया जा सकता है, उसको कोर्ट में ले जाया जा सकता है, उसको डिफेम किया जा सकता है, उसको सोशल मीडिया में डाला जा सकता है, उस पर इल्जाम लगाया जा सकता है कि आपने ये नेग्लिजेंस किया या कहीं से डायरेक्टली प्रूव हो जाता, तो वो बंदा करना ही नहीं चाहेगा और उसमें हारा।
लॉस किसका है? कम्युनिटी का है, सोसाइटी का, समाज का, हमारी पब्लिक का है। ये जनता के लिए डिसीजन है। मैं फिर बता रहा हूँ, डॉक्टर की तो है ही बेहतर, बट जनता के लिए बहुत बेहतर डिसीजन है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इमरजेंसी में सही ट्रीटमेंट, सही इलाज मिलने की ना मिलने की वजह से या सही डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से डेथ हो जाती है। वो डेथ होना कम हो जाएंगी, बिकॉज अटेंडेंट कॉन्फिडेंट होगा, डॉक्टर कॉन्फिडेंट होगा, कंसेंट लेके पूरा डिटेल में बताएंगे क्या प्रोसीजर है, क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, किसकी वजह से कितना डेथ के चांसेस है। अगर वो क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट होगा तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, जो हमारा आउटकम है, जो प्रोग्नोसिस है, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और हर व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी बैठे हैं, हम लोग सब बैठे हैं, अगर हम मरीज के लेके आते हैं, एक ही इच्छा होती है कि हमें अपने बेहतर प्रयास करने हैं, भरकर प्रयास करने हैं, आउटकम जो भी हो, और हमें मन में ये नहीं लगना चाहिए, डॉक्टर को भी नहीं लगना चाहिए, अटेंडेंट को भी नहीं लगना चाहिए कि मेरी वजह से इलाज सही नहीं दे पाया, मैं यार ट्रीटमेंट सही नहीं कर पाया, मुझे डेथ हो गई। वो जो डिसीजन में कहीं ना कहीं संशय था, वो इसकी वजह से खत्म होगा। तो इसके लिए हम सबका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। एक तरफ हम लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं और दूसरी तरफ जरा सी भी अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो किस ट्रॉमा से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। एक ये आपने बहुत ही सही बात कही। दूसरा ये भी है कि अगर फ्री और फेयरलेस तरीके से काम करेंगे, सही समय पर सही डिसीजन लेंगे तो आप पेशेंट को और बेहतर तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसे बचाने में कामयाब हो सकते हैं। ये पहली बार नहीं है, आप लोगों ने इसके लिए बहुत आंदोलन भी किया, बहुत ज़्यादा, कई बार इसको लेके आवाज़ें भी उठाई गई, और अब जब इस तरह का कानून आ रहा है तो आप लोगों को क्या अब फाइनली ये राहत लग रही है कि आपकी भी सुनी गई? जी बिल्कुल, क्योंकि अब तक जो चल रहा था, अगर आपने देखा होगा कि ये जो कानून था 304A सबसेक्शन ए, तो आईपीसी 304 में जो प्रावधान था, जैसे अगर कोई गाड़ी चला रहा है और जैसे एक्सीडेंट होता है और वो 2-4 लोगों को कुचल देता है, तो उसके ऊपर धारा 304 लगती थी। और इसमें क्या होता था कि डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, अभी ये सेम धारा को मेडिकल प्रोफेशन में डाला जाता था कि डेथ बाय मेडिकल नेग्लिजेंस। अभी मेडिकल नेग्लिजेंस का सही मायने में अगर आप देखेंगे, जांच करेंगे, अर्थ क्या होता है कि जो एक डॉक्टर के पास से अपेक्षा होती है एक रीजनेबल की, विद रीजनेबल आउटकम की, अगर वो नहीं कर पाता है जिससे पेशेंट की जिंदगी को खतरा हो सकता है या कोई उसके अंग को खतरा है, तो उसे मेडिकल नेग्लिजेंस किया जाता था। जैसे ऑपरेशन के दौरान कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अंदर रह गया, ऑपरेशन के दौरान कोई सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट से कोई मॉप यानी कि जो पोंछने का, खून पोंछने का जो कटका रहता है वो अंदर रह गया, ये सब अगर ये सब क्वालिफाई होता था मेडिकल नेग्लिजेंस में। यानी आपको मालूम है कि ये होना ही नहीं चाहिए, फिर भी वो मेडिकल नेग्लिजेंस होता था। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, गुप्ता जी ने बताया, आज अगर कोई डॉक्टर 40-50 घंटे काम करता है तो एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, और जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस वो डॉक्टर से होने के भी बढ़ जाते हैं। अगर आप डॉक्टर से 20 घंटा काम कराएंगे, उसको 8-7 घंटे की नींद भी नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, तो आप उससे अच्छे इलाज की कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ऐसे बात चूक होती है। और एक चीज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कोई भी चूक इंटेंशनली नहीं होती। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डॉक्टर कभी अगर मिस्टेक होता है तो इंटेंशनली नहीं करता है, देयर इज नो इंटेंशन टू कॉज फिजिकल हार्म। लेकिन ये जो सेक्शन था उसमें एक जो प्रावधान था कि 304A में कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि मेरा इंटेंशन था कि आदमी, मेरे पेशेंट को ऐसी मैं इंजरी दूं जिससे वो सिर्फ मर नहीं जाए कि सब कुछ हो जाएगा। तो ये तो कभी इंटेंशन था ही नहीं। आज हम जो ट्रीट करते हैं वो हमें एक पेशेंट को सही होना ही चाहिए, दैट इज द इंटेंशन विथ विच वी ट्रीट अ पेशेंट। अगर मैं कुछ पेशेंट का भला नहीं कर सकता तो मुझे बुरा करने का कोई अधिकार नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे आप बोल रहे हैं, ये ट्रीटमेंट रहता है। 304A हटाने के पीछे तर्क भी यही दिया गया कि भाई डॉक्टर्स मुकदमे के डर से कई बार मरीज को बचाने की आखिर तक कोशिश नहीं कर पाते हैं, कुछ उनके मन में ज्यादा डर रहता है। अब ये कहा जा रहा है कि इस धारा के हटने के बाद से डॉक्टर्स मरीज को बचाने के लिए अपना 100% दे पाएंगे। एब्सोल्युटली,
तो ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे आज तक, वो डिफेंसिव मेडिसिन इसको बोले जाते थे। डिफेंसिव मेडिसिन, पेशेंट को लगता था, आपके लगता था कि डॉक्टर साहब ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं, ज्यादा रेफरल्स करा रहे हैं, ज्यादा कंसल्टेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों ना करें? क्योंकि अगर मैंने पेशेंट, अभी हमारे पास जैसे आते हैं, मैं सर्जन हूं बाय प्रोफेशन, तो मैं ऑपरेशंस करता रहता हूं। आज की तारीख में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो जैसे उम्र बढ़ती है तो दिल की बीमारियां ये सब साथ में बढ़, तो आज हर दूसरे तीसरे पेशेंट को कहीं ना कहीं एंजियोप्लास्टी वगैरह हुआ होता है। एंजियोप्लास्टी के वजह से वो खून पतली करने की दवाइयां चालू रहती है। अभी इस सिनारियो अगर मुझे ऑपरेशन करना है तो मुझे थोड़े दिन वो दवाई बंद करनी पड़ती है। लेकिन आप लोग इस प्रोफेशन में रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, आप लोग इस प्रोफेशन में इतने साल से हैं, कभी आप लोगों के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हो जब पेशेंट सामने हो और मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों और ये भी डर सता रहा हो कि अगर जो हम लोग बात करें कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं? बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जी, बताइए। यू कैन गो ऑन मिस्टर गुप्ता। जैसे मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो आपके साथ बहुत इंक्वायर करते हैं, बहुत फॉलो अप करते हैं, बहुत सेकंड ओपिनियन लेते हैं, थर्ड ओपिनियन लेते हैं, गूगल करके आते हैं और आपसे ये पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं पेशेंट की और इंक्वायर करते रहते हैं। तो डॉक्टर डेडिकेटेड उन पर भी होता है, बट कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं वो कहते हैं जो कुछ करना है डॉक्टर साहब आपको करना, मैंने सब कुछ आपको सोच किया है। तो आप समझ सकते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी हम पे क्रिएट हो जाती है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो अगर आप डॉक्टर, ऐसे मेरे साथ कई सारे मरीज आए थे, मेरा एक पेशेंट था आईसीयू में था, न्यू बॉर्न था, न्यूनेट था, और जो पैदा होते इसको सांस नहीं मिल पाई थी, वेट करना पड़ा, वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। और वो कहता था डॉक्टर साहब आप कुछ भी करने से रिपोर्ट बताता था, ये रिपोर्ट देख लीजिए, ये आप टेस्ट रिपोर्ट खराब आ रही है, अच्छी आ रही है, ये इम्प्रूव नहीं हो रहा है, ये कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, पीजी खराब है, एक्सरे खराब है, एमआरआई खराब है। कहता था डॉक्टर साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैव ट्रस्ट इन यू, आई बिलीव इन यू, आपका क्रेडिबिलिटी लेवल मेरे लिए बहुत हाई है और आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, आप इस सब्जेक्ट के जाता है, आप बेस्ट कर सकते हैं, मेरा कोई इसमें रोल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, अगर मैं बायस करूंगा तो मे भी आप बायस हो जाए। आप मानोगे नहीं, वो पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर गया आफ्टर 1 मंथ, वेंटिलेटर में था, सिक था, सीरियस था, बच्चे को 10-12 साल का हो गया। अगर कोई दूसरा मरीज होता वो आपका कहता आपने एंटीबायोटिक क्यों चलाई हुई है, आपने ये वाला टेस्ट क्यों कराया, आपने ये कंसेंट क्यों नहीं ली, इससे क्या होता है डिस्ट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं होता, डाउट्स क्रिएट होते हैं, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल, डिफेंस मैकेनिज्म आपका बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आप फेथ है, ट्रस्ट है, तो आपको डॉक्टर को फ्रीडम देनी चाहिए, जिस तरह इस आदेश के बाद मिली है या इस अमेंडमेंट का मिली है, दे विल नॉट बी डिफेंसिव। बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे कोविड में, खास करके लोगों ने रेफर कर दिए, सीरियस थे कि डेथ हो जाएगी, इसलिए लोग रखते नहीं थे अपने अस्पताल में। बहुत सारे ऐसे अस्पताल थे जो रेफर कर देते थे बिकॉज सीरियस हो जाएगा, हंगामा होगा, बाद में क्रिटिकल केस होगा, मुकदमा चलेगा, और वो रेफर करते हैं कि हमारे पास बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। अब मुझे लगता है ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इससे समाज को फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, ये तो प्रोफेशन के एक पहलू की बात हो गई। अब हम लोग दूसरे पहलू पर जाते हैं। आप देखिए, एक और भारत में डॉक्टर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है, तो दूसरी ओर अमेरिका की एक अदालत ने एक 55 साल के डॉक्टर को 45 साल की सजा सुनाई है। इस डॉक्टर ने 553 मरीजों को बताया था कि उन्हें कैंसर है और पैसे के लिए उनकी कीमोथेरेपी कर डाली। भारत की बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल इस मामले में खासे बदनाम है, खासतौर पर अगर आप हार्ट सर्जरी और सिजेरियन सर्जरी की बात करिए तो। भारत में एक सर्वे किया गया था जिसमें 59,000 महिलाओं को शामिल किया गया। उसमें से 40% महिलाएं ऐसी थी जिनका सिजेरियन कर उन्हें उनकी डिलीवरी हुई थी, और ऐसा ही हाल हार्ट सर्जरीज का भी है। इसमें 12,500 लोगों के बीच सर्वे किया गया, जिसमें 44% मरीज ऐसे थे जिन्हें उनके डॉक्टर्स ने हार्ट सर्जरी कराने को कहा था, लेकिन जब उन्होंने किसी सरकारी डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने सर्जरी के लिए साफ मना कर दिया। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? अगर आप देखें तो एक परसेप्शन ऐसा बनता जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के कारण और खासतौर पे मॉनेटरी बेनिफिट्स के कारण अननेसेसरली टेस्ट, सर्जरीज या प्रोसीजर्स सजेस्ट किए जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन की अपनी मोरालिटी, उसकी एथिक्स भी खत्म हो रही है। देखिए, आप चीज को कंबाइन कर रही है। अभी जो बात चल रही है वो मेडिकल नेग्लिजेंस की बात चल रही है, और दूसरा आप जो बोल रहे हैं, नहीं, दूसरा जो बोल रहे हैं वो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मेडिसिन की बात कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल्स रहती है, जो प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल्स है, जो लिस्टेड एंटिटीज, उनको प्रॉफिट दिखाना है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, और
दे आर पेइंग देयर डॉक्टर्स वेरी हाई सैलरीज। तो अगर डॉक्टर्स को हाई सैलरीज होती है तो उनके डॉक्टर्स के ऊपर भी एमबीएस जो बैठे हैं, मैनेजर्स बैठे हैं, उनको भी आउटपुट लेना है। तो कहीं ना कहीं दिस ड्राइव्स द डॉक्टर टुवर्ड्स एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशंस या सर्जरीज जो अगर डिफर की जाती है वैसी चीज है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं उनको एक फिक्स तनख्वाह मिली जाती है, कोई इंसेंटिव दिया नहीं जाता है कि आज मैंने 20 केस ऑपरेट किए हैं या महीने में 40 केस किए हैं, उन्हें कुछ फायदा होता नहीं है। तो वो देखते हैं कि अगर मेरे ऑपरेशन करने से कॉम्प्लिकेशन मेरा रेट बढ़ता है तो मेरे कलीग्स या हॉस्पिटल बोलेंगे कि मुझे मेरे कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, तो मैं ऐसे केसेस लूं क्यों, मुझे तो एक ही पगार मिलने वाली है। तो ये एक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल्स की बात की है। हम जो बात कर रहे हैं वो एक ज्यादा बड़े स्तर की बात कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल्स ना हो, जो टियर 2 सिटीज में हो या टियर 3 सिटीज में हो, जहां इतनी सुविधाएं ना हो कि मुझे अगर ऑपरेशन करना है, पेशेंट का एकोकार्डियोग्राफी करना है, तो वो सोनोग्राफी मशीन मुझे नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कार्डियक प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी मैं हिम्मत लेके ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि मुझे पेशेंट का फायदा देखना है। मेरे पेशेंट के पास पैसे नहीं है कि वो देहात से जाके बड़ी सिटी में जाके ऑपरेशन कराए। तो यहां मुझे 304 निकलने का फायदा बहुत ही रहेगा, क्योंकि मुझे ये परिस्थितियों में जहां मुझे ऑपरेशन करना पड़ा है, आज सरकार भी मुझे साथ दे रही है कि कल अगर एडवर्स इवेंट होता है तो सरकार मेरे साथ है कि मुझे कटघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा, मेरे इंटेंशन पे डाउट क्रिएट नहीं होगा, और मुझे एक गुड सैमरिटन जिसे बोलते हैं कि मैंने हर एक ऑड्स के होने के बावजूद मैंने ऑपरेशन किया। आउटकम मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मेरा इंटेंशन क्लियर था। तो यहां 304 निकलने से मेडिकल फ्रेटर्निटी को बहुत फायदा होगा। डॉक्टर गुप्ता, आप क्या बोलेंगे? ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की कि इस केस में तो बहुत फायदा होगा, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें इसका नुकसान भी हो सकता है? डॉक्टर पार्थव ने बड़ा अच्छे से बताया। मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा कि एक बार ये बहुत सारी चीजों के बेनिफिट्स होते हैं, कुछ रिस्क होते हैं। बिल्कुल, उनके नेगेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं या नेगेटिव क्लॉज एंड कॉन्स जिसको हम बोलते हैं। जैसे आपने बोला LHCS कराने की रेट्स बढ़ जाता है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में नहीं होता है। तो आपने ये नहीं देखा कि जो गवर्नमेंट में डिलीवरी हो रही है उनके बच्चों का आउटकम क्या था, कितने को अस्फीक्सिया हुआ, कितने वेंटिलेटर गए, कितने को दिक्कतें हुई बच्चों को। तो वो उस समय जो जज कर रहा होता है वो डॉक्टर होता है, और फिर उसके साथ पेशेंट भी अटेंडेंट भी होता है। कि हमें पता होना चाहिए LHCS कराना है, आजकल हम सब 2 बच्चे करते हैं या कोई आजकल 1 बच्चे करते हैं। हर बच्चा हर व्यक्ति चाहता है उसका बच्चा हेल्दी हो, मेंटली कंप्रोमाइज ना हो, मेंटली रिटार्डेड ना हो, फिजिकली फिट हो। तो उस समय अगर मान लीजिए कोई हाई रिस्क इंडिकेशन बनने की मेकोनियम आ गया है, विटल डिस्ट्रेस हो गया है, बच्चे का वेट ज़्यादा है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो रहा है या प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसके बेस पे चॉइस होती है डॉक्टर को भी और पेशेंट्स को भी कि हमें इस समय रिस्क देखते, सीजन के भी रिस्क होते हैं कि बच्चे का बेहतर देखते, बच्चों का बेहतर देखने के लिए या मदर का हेल्थ देखते हुए हमें सीजन सेक्शन देखना है या नॉर्मल डिलीवरी करनी है। और बहुत बार गवर्नमेंट में इतने सारे संसाधन भी नहीं हो सकते कि OT एनेस्थीसिया या बहुत सारी चीजें जिसके से वो सीजन सेक्शन कर सकें। तो मुझे इसमें लगता है कि हाँ, डेफिनेटली देयर कैन बी मेल इंटेंशंस आल्सो, कुछ डॉक्टर्स हो सकती है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, बट एक मछली पूरे तालाब को गंदा नहीं कर सकती, ये भी गलत है। अगर एक डॉक्टर गलत कर रहा है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, कुछ मतलब जो होते हैं जो पैन इंडिया में डिटर्मिनेशन करते हैं, तो हम लोग उसके फेवर में नहीं है, बिल्कुल उनके अगेंस्ट केसेस होने चाहिए। बट 99.9% तो अच्छे डॉक्टर्स हैं, बट एक तो गलत करता तो पूरी कम्युनिटी पे आरोप लगाना कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा मोरालिटी पूरी कम्युनिटी डाउन हो रही, गलत है। कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की वजह से अगर वो गलत बिलिंग कर रहे हैं, गलत एक्स्ट्रा बिलिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो लोग जा भी तो रहे वहाँ पे, कितने VIP आपको नहीं जाते हैं, क्यों नहीं हम वहाँ पे कैपिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं कुछ रूल्स लेके, क्यों नहीं हम गवर्नमेंट क्यों नहीं GDP का एक्स्ट्रा खर्च करती है इसमें और जो क्या नाम है स्कीम के अंदर लेके आती है। अभी हम बात करें आयुष्मान की बात करते हैं, रेट्स इतने डाउन है तो अच्छा हॉस्पिटल आएगा नहीं, पॉलिटिकल मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है इसमें पॉलिटिकल विल चाहिए अच्छे से, किस तरह से हम हेल्थ को एज हमारा मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य हमारा, तो उसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। उसके लिए क्या हम बड़ा रिजोल्यूशन का बड़ा स्टेप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे क्रिटिक्स कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है,
तो आपके हिसाब से ये सही है? देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऐसी चीज है कि जो प्रोसीजर्स तो सब है, हमें भी मालूम है, लेकिन वो इक्विपमेंट, फैसिलिटीज हर एक हॉस्पिटल में होनी भी जरूरी है। आज अगर मुझे जो चाहिए मुझे कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल में मिल जाता है, लेकिन अगर मैं छोटे नर्सिंग होम में जाऊंगा और मुझे वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, तो फिर मुझे स्टैंडर्ड केयर जो देना है वो नहीं मैं दे पाऊंगा। या छोटे देहात के इलाके में जो काम करना है मुझे, मैं स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट के अनुसार नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास वो इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास वो आईसीयू फैसिलिटीज नहीं है। तो हमें जो ट्रीटमेंट देनी है वो फैसिलिटीज के मद्देनजर रखते ट्रीटमेंट देनी है, नहीं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि भाई इसमें तो ये लगेगा, अगर यहां नहीं है तो आप चले जाओ, बड़े रेफरल सेंटर में चले जाओ। हम पेशेंट्स रिफ्यूज नहीं करते। हमें पेशेंट्स को कोई भी हालत में ट्रीट करना है, अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो बेशक जाए बड़ी फैसिलिटीज में और वहां से ट्रीटमेंट ले सकता है। लेकिन गवर्नमेंट म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में, छोटे डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अगर कोई सीटी स्कैन नहीं है तो हमें बिना सीटी स्कैन की फैसिलिटी भी ऑपरेट करना पड़ सकता है, और हम करते भी हैं, क्योंकि हमें पेशेंट को बचाना है। डॉक्टर गुप्ता, आपका क्या कहना है? पेशेंट को स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट? मुक्ता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जो एसओपी जो है, गाइडलाइंस है, वो हर ट्रीटमेंट की बन चुकी है रफली। थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव वेरिएशन हो सकता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग, कुछ डॉक्टर्स हो सकता है कि एंटीबायोटिक को चेंज कर दें, कुछ नॉर्मल, बट गाइडलाइंस आ चुकी है सर की। हम कोई सी भी बीमारी, चाहे एंट्रिक फीवर हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे लिवर की डिजीज हो, चाहे इवन जितने भी कैंसर के ट्रीटमेंट, उनकी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आ चुकी है। वो इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो कर जा रहे हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट भी फॉलो कर रहे हैं, बट कहीं कहीं कुछ लिमिटेशंस हो सकती है, वहाँ पे क्लिनिकल जजमेंट लेना पड़ता है। जैसे सामने कहा, मैं ये नहीं फेवर कर रहा हूँ कि रेफर नहीं करना चाहिए अगर आपका वो फैसिलिटी नहीं है, और पेशेंट रेफर किया जा सकता है विद सपोर्ट के साथ में। जो अगर रेफर करते हैं, जो रेफरिंग हॉस्पिटल है उसका एक जिम्मेदारी बनती है उसको सही स्टेबलाइज कर उसको रेफर करने के बाद। बट अगर आपका सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, तो आपको जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो गाइडलाइंस वो फॉलो करनी चाहिए, और हम लोग उसको फॉलो भी करते हैं। अब वो वर्ल्ड वाइड फॉलो हो रही है। अब आपको ये नहीं फर्क पड़ता जी कि आप इंडिया में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, यूएस में करा रहे हैं, यूरोप में करा रहे हैं, मे भी हमारा बेहतर हो ट्रीटमेंट, बिकॉज हमारी क्लिनिकल डायग्नोसिस उनसे कहीं अच्छी है, और जो हमारा रेट्स है वो उनसे एटलीस्ट 10 टाइम्स कम। आपको पता है रूट कैनाल जो बाहर कराते हैं वो अराउंड $7,000 में होती है, हमारा 3,000 रुपये में हो जाती है। आप सोच सकते हैं कितने टाइम महंगा ट्रीटमेंट है बाहर, अगर आप बाहर कराते हैं, तो इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ऑफर करती है। तो यहाँ पे तो प्राइवेट सेक्टर भी देखा जाए तो कहीं की चैरिटी कर रहा है। इतने कम रेट्स पर हम लोग काम करते हैं, जिस तरह से क्वालिटी केयर दे रहे हैं, डॉक्टर हमारे ओवरलोडेड रहते हैं। आप जाओगे यूएस यूरोप में, वीकेंड को डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, बिना अपॉइंट चाहिए आपको अगर आई स्पेशलिस्ट को दिखाना 2-3 महीने वेटिंग टाइम है वहाँ पे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। डिस्पाइट बीइंग डॉक्टर की कमी होने के बावजूद भी हम लोग भरकस प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, हम लोग कर रहे हैं, और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सब बैलेंस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर गलत नहीं है, एक दो लोग गलत हो सकते हैं, पर उससे बेहतर पूरी कम्युनिटी को बोलना वो गलत बात होगी। और डॉक्टर्स को मैं फिर बोलूँगा, चाहे वो छोटे हॉस्पिटल हो, बड़े हॉस्पिटल हो, आपको अपनी कैपेसिटी के अनुसार, मैन पावर के अनुसार, अपने इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार पेशेंट ले लीजिए। अगर आप नहीं ले सकते, कैन बी रेफर्ड। अगर वो पेशेंट ऐसा नहीं है कि डेथ एंड उसमें है कि सीपीआर करना पड़ रहा है, हमें तुरंत उसको इंट्यूबेट करना पड़ रहा है, उस केस में आपको स्टेबलाइज करके चॉइस देनी पड़ेगी पेशेंट को कि रेफर कर सकते हैं, आपको चॉइस है, या आपको यहाँ ट्रीटमेंट कराना है। वो हमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर कम्युनिकेशन में ट्रस्ट होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, जैसे हमारे केस में अपने हॉस्पिटल्स में पेशेंट को सारे पेपर्स मिलते हैं, सारे लैब टेस्ट, सारे रिपोर्ट, सीटी, हमारे तो सेकेंड ओपिनियन को हम खुद ऑफर करते हैं इंटरनेट। आपको बाहर से सेकेंड ओपिनियन लेना है, आप थ्रू वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको बाहर किसी डॉक्टर विजिट करने वो बताते हैं, उनको सारी फाइल की फोटो कॉपी देते हैं, तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो ट्रस्ट और पेशेंट सेंट्रिक हम डिसीजन लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही, अगर आप पिछले दिनों देखिए तो बहुत ही रैम्पेंट प्रैक्टिस हो गई थी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पर एलिगेशन लगाना, लेकिन अगर आप ये भी देखें तो पिछले दिनों मेडिकल नेग्लिजेंस की खबरें भी आए दिन आती रहती थी। तो आपको नहीं लगता है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी और डॉक्टर्स को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के नेग्लिजेंस ना हो? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, पेशेंट के लिए मेडिकल नेग्लिजेंस एक आउटकम जो वो चाहते हैं वो अगर नहीं आता है तो बहुत ही सिंपल है, आसान है कि आप डॉक्टर के ऊपर यह आरोप डाल दो कि आप मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है। जब आजादी मिली देश को,
तब एवरेज एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जिसको बोलते हैं वो करीबन 40 से 45 साल था। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी कि आज अगर कोई जन्म लेता है तो उसकी उम्र कम से कम 70 साल की उम्र रहती है। तो ये अगर हुआ है तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ टेक्निकल एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। आज मेडिसिन इतना एडवांस हुआ है, डॉक्टर्स इतने एडवांस हुए हैं, तो ये हो रहा है। तो हर एक चीज को आज मेरे रिश्तेदार को मैं हॉस्पिटल में लेके गया, भले कितनी बुरी हालत में लेके गया, लेकिन मेरे रिश्तेदार जिंदा वापस चल के आना चाहिए, ये हर टाइम मुमकिन नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स करते हैं प्ले इसमें, पेशेंट की बीमारियां प्ले करती है। आप एक पहलू की बात कर रहे हैं, ये बात सच है कि एक के करने से एक मछली पूरे तालाब को गंदा नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए मेडिकल नेग्लिजेंस की खबरें जो आ रही थी वो भी तो गलत नहीं थी। एक पहलू ये भी तो है, उसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। मुक्ता, एक चीज सुनिए मेरी बात। अभी हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट में मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। आजकल आप सब लोग बोल रहे डिप्रेशन से, एंजाइटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, स्ट्रेस है, इतना सारा बढ़ गया है। जो लोग 8 घंटे काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कॉर्पोरेट में मंडे टू फ्राइडे काम होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, ठीक है। डॉक्टर को कोई अलाउ है कोई चीज, कोई ये फैसिलिटी, कोई इस तरह का क्या नाम लग्जरी मिल सकती है डॉक्टर्स को? क्या उनके पास स्ट्रेस नहीं होता है? क्या उनके पास फैमिली नहीं होती है? क्या वो 48 घंटे काम कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि तो इसके लिए डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो इंप्रूव करना पड़ेगा, इंडिकेटर्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, फैसिलिटीज को इंप्रूव करना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटीज ग्राउंड लेवल पे उनको इंप्रूव करना पड़ेगा, क्लिनिकल कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए, इसके जो चीज है उनको लेके आना पड़ेगा। डॉक्टर्स को भी स्किल सेट ट्रेनिंग के लिए बराबर करना चाहिए, इनको इंप्रूव करना चाहिए, पर्सनल लेवल पे भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी, कॉर्पोरेट लेवल पे भी। तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम लोग लगातार करते भी रहते हैं। डॉक्टर्स के अंदर इतनी CMEs होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप होती है, सारे डॉक्टर अपने आप को कोशिश करते हैं अपडेट करें। पर डेफिनेटली आपका कॉम्प्लिकेशन रेट अगर किसी का 1% है, अगर वो किसी का 4% हो रहा है, तो डेफिनेटली देयर शुड बी इंक्वायरी, देखना चाहिए कि हाँ ये डॉक्टर क्यों गलत कर रहा है, कहाँ तक गड़बड़, प्रोसेस में गलत है, प्रोसीजर में गलत है, टेक्नोलॉजी में गलती है, या स्किल सेट में है, सर्जिकल स्किल ठीक नहीं है। बट अगर 1% ही चल रहा है, 1% से कम चल रहा है, तब तो आप नहीं कर सकता नेग्लिजेंस, बिकॉज आज की मीडिया में चीजें हाईलाइट बहुत हो रही हैं। आप ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे कोई नेग्लिजेंस नहीं होता है, लोग सिर्फ बिल कम करवाने के लिए ब्लेम करते हैं। लास्ट में जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है, डेथ हो जाती है, कि भाई हंगामा खड़ा करते हैं, सोशल मीडिया में लेके आ जाए और डॉक्टर्स को अस्पताल में प्रेशर डाल दें जिससे बिल कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से मुझे लगता है सहयोग करने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट और कम्युनिकेशन अच्छा करने की जरूरत है। चलिए डॉक्टर पार्थिव, डॉक्टर गुप्ता, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।